हम्म, अभी देखिए ऑन है ना। यस। गुड इवनिंग आप सभी को। फिर एक बार हम लोग मिल रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली क्लास में। और गिनती करें हम लोग तो मेजर टॉपिक कवर कर चुके हैं। ब्रिटिश विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, क्षेत्रीय एकीकरण, रियासतों का विलय, पांडिचेरी, गोवा, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, राजभाषा राष्ट्रभाषा पे भी बात हो गई है। राष्ट्रीय आपातकाल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे अभी आपसे बातचीत चल रही है। कल मैंने आपको समझाया था कि आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन, अचानक कोई सिचुएशन जब बदलता है। संविधान में 3 तरह से आपातकाल की संकल्पना की गई है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है संवैधानिक मशीनरी की विफलता पे। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है। 352 के अंतर्गत प्रावधान किया गया युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, या फिर पहले था आंतरिक अशांति, अब कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। तो 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किए गए हैं, 1962 में, 1971 में और फिर 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर। इंदिरा जी का कार्यकाल था उस समय। 1971 में चुनाव हुआ था, इंदिरा जी चुनाव जीत के आई थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और अब लगभग 75 या 76, 75 के अंत या 76 में चुनाव होने थे, चुनावी वर्ष चल रहा था एकदम, चुनाव होने थे उसमें, मतलब उसमें कोई बहुत और, ठीक है। तो कल जब मैंने आपको बताया था आपातकाल के बारे में, बताया था क्यों आपातकाल, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, न्यायिक परिस्थितियां क्या थी उस समय जो विवाद चल रहा था, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, इंदिरा जी का पार्टी के भीतर विरोध, गुजरात विधानसभा का चुनाव, बिहार में ऐसी मांग। लास्ट में सभी ने जीपी का आह्वान किया, जयप्रकाश नारायण का आह्वान किया, ठीक है, कि भाई आ, आप आइए नेतृत्व करिए। जेपी ने कहा ठीक है, हम पूरे भारत में नेतृत्व करेंगे हम। जेपी ने क्यों किया उसके रीजन भी आपको कल जो हैंडआउट्स अपलोड किए गए थे उसमें दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे, अब अगला पॉइंट क्या होगा हमारे, ये तो था कि क्यों लागू किया गया है ना। अगला पॉइंट ये है कि इसमें आपातकाल में किया क्या गया, सरकार ने क्या क्या किया, है ना। इस पॉइंट की हम बात करने वाले, आपातकाल में सरकार ने क्या किया। इमरजेंसी क्यों लगाया गया था, लोग विरोध कर रहे थे, तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, संगठनों पे प्रतिबंध, अखबार पे प्रतिबंध, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार, विरोधियों को गिरफ्तार, आप मुकदमे के लिए अदालत में नहीं जा सकते हैं, उस अधिकार को लंबित कर दिया गया। निवारक निरोध का उपयोग किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, इस प्रत्याशा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना कि उसके संभावित कृत्य से देश की एकता अखंडता को कोई खतरा हो सकता है। अनुच्छेद 22 के तहत बहुत सारे कानून, ये सब खूब धड़ल्ले से लागू किए गए हैं। इसी में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसको मिनी, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल होगा, आपातकाल में एक बार में 1 साल बढ़ाया जाएगा, ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए। ये सब कब किया गया, आपातकाल के दौरान किया गया। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपातकाल के दौरान क्या किया गया। तो हैंडआउट्स में ही सेकंड पेज में इसको दिया गया था, एक बार आप सब लोग हैंडआउट्स को देखेंगे और सेकंड पेज पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक, ठीक है। आपातकाल में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी हमने समझाया वही बात इसमें लिखा हुआ है। देखेंगे आप, एक तो कठोर सेंसरशिप लागू किया गया, ठीक, सरकारी अनुमति के पश्चात ही खबरों को प्रकाशित किए जाने का प्रावधान था। यानी एक तरह से प्रेस पर कठोर कंट्रोल कर दिया गया, पहला पॉइंट। एक सरकार क्या कर रही है, धरना प्रदर्शन को कंट्रोल करना चाह रही है। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक आंदोलन, हड़ताल, सार्वजनिक आंदोलन, हड़ताल इत्यादि की अनुमति
नहीं होगी। ठीक, सार्वजनिक आंदोलन, हड़ताल इत्यादि की अनुमति नहीं होगी, यानी कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ठीक, निवारक निरोध को आधार बनाते हुए बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता, विपक्षी दलों के नेता, पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया। ठीक, तो ये सब जो है अव्यवस्था फैला रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया। ठीक, पुलिस हिरासत में बंदियों को कठोर यातनाएं दी गईं और कईयों की मृत्यु भी हिरासत में हो गई। ठीक है, क्योंकि आंतरिक अशांति के साथ मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार, ठीक, क्योंकि आंतरिक अशांति के साथ मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारों के उपचारों के अधिकार को भी निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा होगा, जब आपके अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए हिरासत में यातनाओं को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी आप अदालत में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं जा सकते हैं। तो यातनाएं बढ़ गई जो लोग हिरासत में थे, जिनको कैद किया गया था। आपातकाल के दौरान कुछ धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया, नाम छोड़ दिया, इसमें विवादास्पद हो जाएंगे अब। ठीक है, छोड़िए उसको। जमायत इस्लामी था और भी कुछ एक संगठन वगैरह थे, आरएसएस भी शायद था उसमें, है ना। आपातकाल के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष, अभी लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है, बढ़ा करके 6 वर्ष, यानी 71 में चुनाव हुआ था। ठीक, 76 तक चुनाव फिर होना था, जनवरी फरवरी तक या फिर नवंबर दिसंबर में। तो अब 6 साल कर दिया गया, यानी चुनाव 77 में होंगे अब, 1 साल। ठीक, और आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रावधान। यानी एक तो लोकसभा का कार्यकाल 6 साल हो गया, यानी 76 तक चुनाव की जरूरत है 77 में, और आपातकाल है तो 1 साल तक चुनाव और बढ़ाया जा सकता है एक बार में, यानी 7 साल तक ये सरकार चलेगी। 71 में चुनाव हुआ था, 5वें साल में इंदिरा जी आ गई थी, अगले 2 साल के लिए उन्होंने बढ़ा लिया। भाई अब हम 77 78 में चुनाव कराएंगे, 77 के लास्ट में 78 में चुनाव कराएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। घटना आपको याद होगी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा जी के उसको निरस्त कर दिया था, है ना। उसी संदर्भ में ये बात उठी थी और संशोधन कर दिया था। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को मूल अधिकारों से अधिक महत्व दिया गया। आपने कभी पढ़ा होगा ना, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती और मिनर्वा वेल्स, ये सब कब किए गए हैं, 42वें संशोधन में किए गए हैं, तीनों की तीनों बातें हैं। क्या क्या किया गया, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल और आपातकाल में 1 साल और बढ़ा दिया गया, 7 साल। और क्या किया गया, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। केशवानंद में कहा गया था कर तो सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ठीक, उसको भी चुनौती दी गई। आपातकाल के दौरान किसी आधिकारिक पद पर न होते हुए भी कुछ लोगों ने प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग किया। आपने संजय गांधी का नाम सुना होगा जरूर, ठीक है। तो संजय गांधी एक तरह से सरकार कहा जाता है डिफेक्टो चला रहे थे उस समय, कहीं पे नसबंदी के नाम पे, कहीं सौंदर्यीकरण के नाम पे, अच्छा खासा कहा जाता है खौफ था उस समय, सरकार आदेश वगैरह बहुत सारा वो दिया करते थे। ठीक, इसी दौरान जबरन नसबंदी तथा शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं कहीं जनसंख्या को विस्थापित भी, जैसे दिल्ली के तुर्कमान गेट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन हो गए, ये हो गए संजय गांधी की बात। आपातकाल के दौरान ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गरीबों को मकानों का आवंटन, भूमिहीनों को भूमि का आवंटन, कालाबाजारियों पर नियंत्रण, राहत देने के लिए किया गया था। तो अगला सवाल क्या था कि आपातकाल के दौरान सरकार ने क्या कदम उठाए। देखो, इमरजेंसी आप ये लगा लो कि 12 6 18 महीने के आसपास इमरजेंसी रही है, लगभग 18 महीने तक आपातकाल था। सरकार ने उस दौरान क्या क्या कदम उठाए, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्रेस पे हड़ताल आंदोलन नहीं, गिरफ्तारियां की गई, यातना दी गई पुलिस के द्वारा, अदालत में नहीं जाएंगे आप, 6 साल कर दिया गया,
चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव की बात इसमें रख दी गई, संजय गांधी की बात कर दी गई, इसमें एक 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कर दी गई। देखो आपातकाल और भी लागू हुआ है, बट इसको लेकर बहुत चर्चा होती है और बहुत विवाद होता है। ठीक है, और भी लागू हुए हैं, बट इसको लेकर चर्चा भी होती है और बहुत कंट्रोवर्सी भी रही है ना? तो ऐसा क्यों? ठीक है, जब इसकी बात की जाती है तो ऐसा क्यों? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे आप जरा एक क्वेश्चन कि, कि आपातकाल को आपातकाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था आपातकाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरे के तौर पर क्यों देखा गया? लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरे के तौर पर क्यों देखा गया? ठीक, वापस से मैं आपको जरा एक बार याद दिला दूं। अब देखो, जैसे हम लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे यहाँ संविधान का शासन है, कानून का शासन है। अब इसको ऐसे देखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को। प्रेस पर नियंत्रण, ये क्या हुआ? अनुच्छेद 19 एक तरह से लोकतंत्र पे हमला है। निवारक निरोध, ये क्या हुआ आपका? एक तरह से अनुच्छेद 19, 21 इन सब पे हमला है, स्वतंत्रता पे हमला है। पुलिस के द्वारा यातना, ये भी एक तरह से लोकतंत्र पे हमला है। अब कानून के अनुसार कोई कार्रवाई करेंगे ना हम। न्यायालय में जाने का अधिकार, न्यायपालिका पे एक तरह से प्रहार है। ठीक, चलो कुछ संगठनों को प्रतिबंधित किया गया, कोई बात नहीं है। 42वां संशोधन में क्या किया गया? लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया, 5 से 6 साल, प्लस आपातकाल में 1 साल और। ये क्या हो गया? विधायिका पे प्रहार है। तो हम क्या देख रहे हैं? विधायिका पे प्रहार, न्यायपालिका पे प्रहार, मूल अधिकारों पर प्रहार। हम क्या इन सब पॉइंट्स को आप निष्कर्ष देखेंगे तो क्या देखेंगे आप? ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और गैर सरकारी पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो है शासन को चला रहे हैं, सपोज दैट। चुनाव प्रक्रिया पे प्रहार किया जा रहा है, इसमें देखेंगे आप। ठीक, कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण, जो बैलेंस होता है, वो तोड़ा जा रहा है। जब कभी ये कहा जाए ना कि आ, जो आपका ये आपातकाल था 1975 का, एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट के तौर पे था। आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए, क्या आप मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट था? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट के तौर पे है, सारी बातें। एक तो सवाल हो गया उस दौरान क्या किया गया, तो ये हो गया आपको। एक हो गया आपातकाल की आलोचना क्यों की जाती है, तब भी यही उत्तर लिखना होगा। और एक सवाल ऐसे पूछ ले आपसे कि आपातकाल को, मतलब 75 वाले आपातकाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट के तौर पर क्यों देखा जाता है, तब भी आपको यही लिखना पड़ेगा। और थोड़ी सी लोकतंत्र की बात करते हुए आपको समझाना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका, कारण के साथ साथ, है ना। अगला लिखें आप सवाल। ये समझने के लिए थोड़ा इंटरव्यू वगैरह में हेल्प करेगा, है ना, कि क्या सरकार के पास क्या सरकार के पास आपातकाल के अतिरिक्त कोई विकल्प था? क्या सरकार के पास आपातकाल के अतिरिक्त कोई विकल्प था? कभी जैसे बातचीत के क्रम में, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, सवाल और लिख लेंगे। सरकार ने आपातकाल का रास्ता
क्यों चुना? सरकार ने आपातकाल का मार्ग क्यों चुना? पहले दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हम लेते हैं। ठीक। इसमें देखो सरकार का तर्क क्या था, सरकार ने आखिर इंदिरा जी ने ये काम क्यों किया, आपातकाल क्यों लगाया, है ना? तो ये सब ऐसे मेंस वगैरह में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट बातचीत के क्रम में इंदिरा जी का कहना था कि मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है आपको, है ना, कि चुनी हुई सरकार को, वैधानिक सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक, एक तर्क क्या था उनका कि कार्य करने नहीं दिया जा रहा है वैधानिक सरकार को। दूसरा क्या तर्क था उनका कि आ, एक तरह से सेना और पुलिस से आग्रह किया जा रहा है कि अब सरकार के आदेश को न माने, यानी राष्ट्र को अराजकता की तरफ ले जाया जा रहा है। उनका दूसरा तर्क ये था कि भाई अब इस तरह से अराजकता की तरफ ला रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से पीएम या संसद के घेराव की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री और संसद के घेराव की बात की जा रही है, यह भी देश को अराजकता की तरफ ले जाएगा। ठीक? फिर कहा उन्होंने कि भाई ये सब है, राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं, ये सब तर्क दिया। और उन्होंने कहा क्योंकि इन परिस्थितियों के लिए ही संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ये सब परिस्थितियां क्या कर रही हैं? ये सब परिस्थितियां एक प्रकार की आंतरिक अशांति को जन्म दे रही हैं। ये परिस्थितियां क्या कर रही हैं? आंतरिक अशांति को जन्म दे रही हैं। चूंकि संविधान में प्रावधान किया गया है, इसलिए उन्होंने इसको लागू। ठीक। तो सरकार ने आपातकाल का मार्ग क्यों चुना? ये ठीक। अच्छा, मान लो सरकार ये मार्ग नहीं चुनती तो सरकार क्या करती? क्या सरकार के पास अतिरिक्त कोई विकल्प था? दूसरे वाले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ठीक। क्या सरकार के पास कोई अतिरिक्त विकल्प था? यस, क्यों नहीं? पहला तो विकल्प यही था सरकार के पास। हम लोग यहां चलेंगे, यस से हम लोग बात कर सकते हैं। विकल्प हमेशा होते हैं कुछ ना कुछ। एक था कि इंदिरा जी त्यागपत्र दे सकती थी। इंदिरा जी क्या कर सकती थी? त्यागपत्र दे सकती थी। तो इससे काफी कुछ गुस्सा शांत हो जाता। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा विकल्प ये था कि वो चुनाव की घोषणा कर सकती थी। वो चुनाव की घोषणा कर सकती थी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा नहीं, 5-6 महीने और बचे थे मैक्सिमम। अब चुनाव की घोषणा कर सकती थी। अब त्यागपत्र दे सकते थे, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था। अब चुनाव की घोषणा कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास विकल्प नहीं थे, सरकार के पास विकल्प थे। एक विकल्प था सरकार के पास, है ना, बट सरकार ने यही रास्ता क्यों अपनाया? तो मंशा पे तो सवाल उठते हैं। ठीक है, भाई क्या सोचती थी उस समय, क्या चाहती थी? हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आस्था थी उनकी। ठीक। तभी तो फिर चीजों को हट करके चुनाव में जाती हैं वो, चुनाव हारती हैं वो, है ना। अच्छा, एक चीज ये भी देखिएगा इंदिरा जी की तरफ से, ये तो अगेंस्ट में बात हो गई उनकी, है ना। प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप इसको ऐसे भी सोचेंगे एक बार कि अच्छा यदि वो ये रास्ता नहीं अपनाती, मान लो वो कहती कि भाई त्यागपत्र, त्यागपत्र के बाद भी क्या होता, कई बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, विपक्ष उसका भी विरोध करता। ठीक है, वो हट जाती, कोई और आ जाता मान लीजिए, क्या विपक्ष उसको मान ही लेता? यदि वो कह देती कि हम समय से पहले चुनाव करा, क्या विपक्ष उसको मान लेता? ये कहना मुश्किल है। और यदि परिस्थितियां वाकई अनियंत्रित हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी किस पे बनती? जो सरकार चला रही है। परिस्थितियां यदि अनियंत्रित होती तो जिम्मेदारी उस पे बनती जो सरकार चला रही है। तो ये एक दुधारी तलवार थी, क्योंकि इसका दुरुपयोग हुआ है आपातकाल में। एक शाह आयोग बनाया गया है और उसकी रिपोर्ट में भी ये बात सब है। इसीलिए खूब आलोचना होती है और इंदिरा जी के मंशा पे सवाल। यदि दुरुपयोग नहीं होता, आपने यूज किया और चुनिंदा आप उसका उपयोग करते जहां जहां आपको लग रहा था समस्या थी, मास लेवल पे नहीं करते आप। रात में अखबारों की बिजली काटने की क्या जरूरत थी? रात में आदेश जारी करने की क्या जरूरत थी?
तो संदेह पैदा करते हैं। ठीक, तो ये विवाद होगा। जब भी ऐसा होगा तो आप देखेंगे उस समय के इस निर्णय की और सरकार की या कांग्रेस पार्टी की इस आधार पे विपक्ष के द्वारा आलोचना की जाती है। इसमें कोई बहुत विवाद या संदेह वाली बात नहीं है। तो ये दोनों प्रश्न भी आपके सामने कोई विकल्प थे, सरकार ने आपातकाल का मार्ग क्यों चुना, बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आप इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर एक दो बार, और ताकि अपने तर्क भी बनाएंगे आप। आपको और भी कुछ लगता है तो तर्क बनाइएगा, बट मेरा जो रास्ता होगा वो हमेशा संविधान सम्मत जाएगा, मैं जो बताऊंगा आपको। ठीक, इसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह वाली कोई बात नहीं, दोनों पक्ष जानना है हमेशा। ठीक है, और फिर आप पे कभी जैसे इंटरव्यू वगैरह में फोर्स कर दिया जाए आप क्या मानते हैं, तो आप कह दीजिएगा हमेशा लोकतांत्रिक मार्ग को चुनिएगा। नहीं, विकल्प था उनके पास, क्योंकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें देश में अराजकता या एकता अखंडता की खतरे की बात की गई थी उसमें। एक और सवाल इसमें उठते हैं, आपातकाल से लोकतंत्र के लिए क्या सबक है। ये मेंस में भी आ सकता है, बट ऐसा कुछ आया नहीं है, इसको भी सुनना है। लोकतंत्र के लिए क्या सबक है। ठीक, तो अब देखो सबक क्या होता है इसमें, सरकार के लिए क्या सबक है। इसके बाद आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ तो बहुत बुरी तरह से इंदिरा जी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो कोई भी सरकार ना अब 100 बार सोचेगी भाई हम इसको लागू करें या नहीं करें। एक, दूसरा, सब उपाय अपनाने के बावजूद क्या विरोध बंद हो गया? नहीं। तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपनाने के बाद भी विरोध बंद नहीं हुआ, यानी अब कुछ भी करके पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों के रगों में लोकतांत्रिक चेतनाएं प्रवाहित होती हैं। इस सरकार के लिए सबक था। इसमें विपक्ष के लिए क्या सबक था? विपक्ष को भी हमेशा सोचना चाहिए कि विरोध का तरीका क्या हो। आप उस अवस्था पर न पहुंच जाइए जहां से कोई किसी को अति, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े, अत्यांतिक कदम उठाना पड़े। विपक्ष के लिए और क्या था, जिन जिन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया, जैसे 42वां संशोधन में, उसको संतुलित करने के लिए क्या किया गया, 44वां संशोधन लाया गया। लोकसभा का कार्यकाल क्या कर दिया गया, फिर से एक बार 5 साल कर दिया गया। एक बार में आपातकाल कितना बढ़ा सकते हैं आप, 6 महीने के लिए, जैसा संविधान में था। अब शर्तें क्या जोड़ दी गई इसमें कि आपको मंत्रिमंडल की अनुमति के साथ करना होगा और लिखित तौर पे करना होगा आपको, मौखिक तौर पे नहीं। राष्ट्रपति के पास लिखित आदेश जाएगा तब वो आदेश जारी करेंगे, और मंत्रिमंडल के बैठक में फैसला होगा, यानी एक अकेला व्यक्ति आपातकाल लागू नहीं कर सकता है। और क्या किया गया, चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। और क्या किया गया, वही डीपीएसपी वाला जो विवाद था दोबारा किस्वानंद भारती वाले मामले को एस्टैब्लिश किया गया, तो संतुलन बनाया गया। अब इसमें न्यायपालिका के लिए क्या था संदेश, न्यायपालिका को भी इसमें जैसे थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी, बट इसके बाद जो जो न्यायाधीश आते गए इस घटना के बाद, धीरे धीरे वो जनता के अधिकारों को लेकर अधिक सजग हुए, और इसी के बाद 80 के दशक में पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया। अधिक से अधिक जनोन्मुखी जनता के अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 21 का विस्तार शुरू हुआ, 19 का विस्तार शुरू हुआ, है ना। तो न्यायपालिका में भी देखेंगे आप, न्यायपालिका के रुख में भी आपको परिवर्तन दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक, सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, न्यायपालिका के लिए, प्रेस के लिए इसमें क्या था भाई, तो ऑब्वियस है, प्रेस जो अपना काम कर रही है, प्रेस को चौथा स्तंभ कहते हैं, उसको करने दिया जाए, है ना। तो कुल मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमारे लिए क्या सबक था, इस आपात क्या सबक था, क्या क्या सावधानी है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने आपातकाल पे 4 अलग अलग डायमेंशन पे आपसे बात की। ठीक है, एक, भी लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर उसे क्यों देखा गया, या आपातकाल तो क्या कार्य किए गए, या आपातकाल के किन आधारों पर आलोचना की जाती है, तो सारी बातें हमने बता दी।
इसके बाद इस तरह के 3 प्रश्न आपके ज़हन में रखने पड़ेंगे आपको। सरकार ने आपातकाल का मार्ग क्यों चुना? क्या सरकार के पास अतिरिक्त विकल्प थे? ये भी मैंने बताया आपको। लोकतंत्र के लिए क्या-क्या सबक है इसमें? इस तरह से आप इसको देख सोच सकते हैं। ठीक? ये हो गया इमरजेंसी के ऊपर बातचीत आपसे, है ना? अगला टॉपिक जैसा सिलेबस में है वो है आपका पंजाब में आतंकवाद। थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावनाएं कम लग रही हैं मुझे, बट ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि पंजाब आज भी ड्रग्स की चपेट में है। एक अलगाववादी आंदोलन की मांग पंजाब में तो नहीं, बट पंजाब के बाहर ज़्यादा उठती है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, है ना? पंजाब में भी कभी कभी ये कदा सुनाई पड़ती है। तो ड्रग्स के चपेट में है, अलगाववादी आंदोलन की चपेट में है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ से शिक्षा वगैरह के लिए, रोजगार के लिए पलायन भी करते हैं, जबकि पंजाब एक समृद्ध राज्य है। आज पंजाब पे खूब चर्चा होती है, ज्वलंत मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे बात होती है। 80 के दशक में ऐसा क्या हुआ, लगभग समझो 15 साल तक के लिए पंजाब में आतंकवाद एकदम चरम पे था और अलगाववाद यानी एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। उस राष्ट्र का नाम दिया गया था खालिस्तान, है ना? तो जब आप मॉडर्न इंडिया की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ, तो पाकिस्तान जब बना था तो ये पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है मान लीजिए, और ये भारत के पंजाब का इलाका है। एक पाकिस्तान का पंजाब हो गया आपका और एक भारत का पंजाब हो गया आपका। यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन भी है दोनों की तरफ, ये भारतीय पंजाब। 47 के पहले आप यहाँ देखेंगे पंजाब में तो मुसलमान, सिख और हिंदू 3 मेन संप्रदाय के लोग थे। मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी थी, ठीक है, आप लगभग मान के चलो आधी आबादी लगभग पंजाब में मुसलमानों की थी। वैसे तो आंकड़े बताते हैं करीब 40% के आसपास, लेकिन लगभग मान के चलो 50% के आसपास थी आबादी, ठीक है। दूसरे नंबर पे सिखों की आबादी थी और तीसरे नंबर पे हिंदुओं की आबादी थी। ठीक, तो ऐसे करके देखेंगे आप 3 अलग अलग धर्म के लोग थे। और जब इस्लाम को आधार बनाते हुए पाकिस्तान की मांग की जाने लगी, तभी इस तरह की आवाज़ उठने लगी कि सिख धर्म को आधार बनाते हुए भी ये आवाज़ मजबूत आवाज़ नहीं थी, बट क्या कोई एक अलग राष्ट्र हो सकता है? इस तरह की हल्की फुल्की बातें कभी कभार हुई हैं। पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ज़्यादातर मुस्लिम इधर चले गए, आबादी घट करके मतलब 1-8% से भी कम रह गई। सिख एक तरह से बहुमत में आ गए, पंजाब, भारतीय पंजाब में सिख बहुमत में आ गए। बट पंजाब के राजनीतिक दलों की बात करें, वहाँ पे क्षेत्रीय दल में आपका एक प्रमुख दल है अकाली दल, ठीक। और वहाँ आप कह सकते हैं 3 राष्ट्रीय दल था उस समय जिसका जनाधार था पंजाब में। एक जनसंघ, जिसका आज जो नया नाम है भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस और एक मार्क्सवादी पार्टी, तीनों का अच्छा खासा जनाधार था। ऐसा नहीं था, अकाली दल एक तरह से देखोगे तो आप सिख धर्म की रक्षा के नाम पे बना था। 1920 में अकाली दल का गठन किया गया था धर्म की रक्षा के लिए। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है, उसने अपना एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाया था। तो जहाँ सिख समाज है मुख्यतः पंजाब में या आसपास के इलाकों में ही केंद्रित है, रोजगार के लिए तो बहुत जगह गए हुए हैं। तो शुरू से आप देखोगे यहाँ पे एक धर्म और राजनीति का एक संबंध है। बाकी राष्ट्रीय पार्टियां थी। तो स्वतंत्रता के बाद अब ये होने लगा कि अकाली दल को लगने लगा कि भाई अब पंजाब को एक अलग प्रांत का दर्जा मिल जाए, धर्म के आधार पर स्वायत्ता मिल जाए और हम शासन करेंगे, सिखों का समर्थन मिलेगा। बट ऐसा नहीं था ना, सिखों में बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस के समर्थक थे, आज भी हैं। मार्क्सवादियों के समर्थक थे, अब कम हैं। जनसंघ के समर्थक थे जो अब भाजपा के समर्थक हैं। ठीक है, आज तो एक नई पार्टी भी वहाँ आ गई, आम आदमी पार्टी, है ना, अभी जो सरकार चल रही है वहाँ पे। तो सिखों की ये आकांक्षा पूरी नहीं हुई। सिख हमेशा क्षेत्रीय राजनीति की बात करेंगे, जैसे पानी के बंटवारों को लेकर के, भाई हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, चंडीगढ़ को लेकर के या भाषा को लेकर के, हमेशा वो क्षेत्रीय मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि उनका आधार वही है राजनीति का। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दे को बहुत हवा नहीं दे सकती क्योंकि दूसरे प्रांत में फिर समस्या होती है उन्हें। तो ऐसे करते करते
1966 में पंजाब को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, 67 में चुनाव हुए, लेकिन अकाली दल की पूरी बहुमत वाली सरकार नहीं बनी, मिलीजुली सरकार, बर्खास्त कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति शासन रहा, फिर 77 में चुनाव हुए, फिर मिलीजुली सरकार, बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे करके ना अकाली दल को बहुत बहुमत नहीं मिल पा रही थी। उसमें क्या था, जो कुछ समर्थक थे अकाली दल के भीतर, जो उग्र मतलब चाहते थे पंजाब को स्वायत्तता मिले, और कुछ ऐसे और लोग थे, ठीक है, जो एक अलग राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे, जिनको बाहरी भारत विरोधी शक्तियां भी सपोर्ट करती, वो सब खालिस्तान के मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसमें जनरल सिंह भिंडरावाले का भी नाम आता है। ये ना मोटी मोटी घटना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। इसको हम लोग 8-10 लाइन में लिख लेंगे। इसको एक बार हम लिखिए आप जरा। पंजाब में आतंकवाद, ठीक है। 1947 से पूर्व, 1947 से पूर्व पंजाब की सामाजिक संरचना को देखें। अविभाजित पंजाब की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। पंजाब की सामाजिक संरचना को देखें तो धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक आबादी मुसलमानों की थी। फिर सिखों एवं हिंदुओं की। सिखों एवं हिंदुओं की। जैसे में लिखेंगे अगला पॉइंट, 1947 से पूर्व कांग्रेस मार्क्सवादी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग अकाली दल इत्यादि क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पार्टियां पंजाब में सक्रिय थी। सक्रिय थी, ठीक। एक और पॉइंट लिखें कि भारत के बंटवारे से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व कर लीजिए, स्वतंत्रता से पूर्व पंजाब में सांप्रदायिक राजनीति का एक अच्छा खासा प्रभाव था। सांप्रदायिक राजनीति का एक अच्छा खासा प्रभाव था। ठीक है। इसको ऐसे कहा जाता है ना, कभी कभी अलगाववादी स्वर भी वहां उभर रहे थे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। 47 के पहले सिचुएशन हो गया। अब लिखें अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात लिखें स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब के विभाजन के पश्चात विभाजन के पश्चात भारतीय पंजाब के सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। भारतीय पंजाब के सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ।
तथा धार्मिक दृष्टिकोण से सिखों की आबादी सर्वाधिक थी, सर्वाधिक हुई, करीब 58% के आसपास थी, है ना। आबादी सर्वाधिक हुई। दूसरे नंबर पर हिंदुओं की आबादी थी। ठीक। और भी हैं वहाँ, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, रविदासी परंपरा को मानने वाले लोग भी हैं, मतलब बहुत सारा डिवीज़न है। कुछ ईसाई भी हैं कहीं कहीं पे, मुस्लिम भी है। मुस्लिम बहुत कम रह गया था उस समय, मुस्लिम चले गए थे पाकिस्तान वाले इलाके में। दूसरी बात हो गई। ठीक। अगला पॉइंट लिखें। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तरफ कांग्रेस एवं मार्क्सवादी दल, जिसका अखिल भारतीय आधार था, दूसरी तरफ अकाली दल, जिसका क्षेत्रीय आधार था। और धर्म एवं राजनीति का गहरा संबंध भी था। एक भारतीय जनसंघ भी थी, है ना, 51 में पार्टी बनी थी, तो उसका भी हिंदू महासभा। ठीक है, वो भी सांप्रदायिक राजनीति की बात, धार्मिक राजनीति की बात थी वहां पे, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी थी। अगला पॉइंट लिखें। अकाली दल धर्म के नाम पर, धर्म एवं भाषा के नाम पर सिखों को संगठित कर एक सिखों को संगठित कर एक पृथक राज्य की मांग कर रही थी। देखिए, भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर कांग्रेस एवं मार्क्सवादी भी इसका समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस एवं मार्क्सवादी भी इसका समर्थन कर रहे थे। मार्क्सवादी भी इसका समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस एवं मार्क्सवादी भी इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। धर्म के आधार पर नहीं। अगला पॉइंट लिखें। सिख समुदाय का समर्थन भी सभी राजनीतिक दलों को था, सभी राजनीतिक दलों को था, ना कि केवल अकाली दल को। ना कि केवल अकाली दल को। तब ऐसा नहीं था कि सिख सारे सपोर्ट करते थे। अच्छा खासा जनाधार अभी भी देखिए आप, अकाली दल जो चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन मिला है, सिखों का भी खूब समर्थन मिला है उसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप।
क्योंकि विभाजन के समय यह क्षेत्र संवेदनशील था। अतः अतः भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा आयोग के द्वारा पंजाब के गठन के विरुद्ध सुझाव दिया गया, या पंजाब के गठन की मांग नहीं मानी गई, कर लीजिए आप, नहीं मानी गई। मतलब थोड़ा था कि रिस्की मामला था तो नहीं माना गया, जबकि आधार पूरा था। अगला पॉइंट लिखें, पृथक राज्य की मांग जारी रही। अंततः 1966 में पंजाब एवं हरियाणा को अलग किया गया, अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी बनाया गया। पंजाब एवं हरियाणा को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया और चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया गया। तो यहाँ तक तो सफ़र ऐसे आ गया, अकाली दल धर्म की राजनीति कर रही है और बाकी दल भी वहाँ मांग कर रहे हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखें, 1967 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में पंजाब में मिलीजुली सरकार बनी जिसमें अकाली दल भी शामिल थे। अकाली दल भी शामिल थे, देखिए, लेकिन यह सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। देखें, इससे असंतोष पनपा और 1970 के दशक में 70 के दशक में पार्टी के भीतर एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जो क्षेत्रीय मुद्दे को उग्र रूप देकर क्षेत्रीय मुद्दे को उग्र रूप देकर जनाधार का विस्तार करना चाहते थे।
उनको लगता था कि हम चंडीगढ़ का मुद्दा, पानी का मुद्दा है ना, इन सब मुद्दों को उठा करके हम मतलब पॉपुलर हो जाएंगे और हम एक राज्य अपना मतलब पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना लेंगे। ठीक, इसी में लिखें अगला पॉइंट, इसका प्रभाव 1973 के आनंदपुर शाही प्रस्ताव में भी दिखा, जिसमें पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई। मांग की गई। अब एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो चार बातें आपको और उसमें दिख जाएंगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी मैंने बताई थी पहले दिन उसमें दिया हुआ है इसके बारे में भी। अगला पॉइंट लिखें, देखिए इसी दशक में पार्टी के बाहर भी, पार्टी से बाहर चरमपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगा। बढ़ने लगा। केंद्र एवं प्रांत में, इमरजेंसी वगैरह का दौर था ये, केंद्र एवं प्रांत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। स्थिति थी। पाकिस्तान सहित भारत विरोधी शक्तियों ने अलगाववादी स्वर को उभारा। अलगाववादी स्वर को उभारा और 1980 के दशक में 1980 के दशक में यह खालिस्तान एवं आतंकवाद के रूप में सामने आया। खालिस्तान यानी पृथक राष्ट्र एवं आतंकवाद के रूप में सामने आया 1980 के दशक में। ठीक है, आतंकवाद के रूप में सामने आया 1980 के दशक में। ठीक है, लिखें इसी में भिंडरावाले, पूरा नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। देखिए भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को बेस बनाकर बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। बड़े पैमाने पे मतलब जो जो खालिस्तान विरोधी थे, बड़े पैमाने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझना है। जैसे कोई पुलिस वाला हो, कोई पत्रकार हो, कोई अखबार का मालिक हो, कोई व्यापारी हो, कोई दूसरा धार्मिक संगठन हो, निरंकारी प्रमुख हो, कोई भी मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज का नेता हो जो विरोध करेगा वो मारा जाएगा। मतलब तो रोज घटना इस तरह की घटने लगी, पैसा कलेक्शन ले भी शुरू हो गया। ठीक है, और मतलब एक तरह से समझो कि मतलब किंग कृतब विमूढ़ वाली स्थिति बनी हुई थी, है ना, बड़े पैमाने पर। लिखें 1984 में
84 में सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से कार्रवाई की, जिसमें भिंडरावाले सहित भिंडरावाले सहित कई निर्दोष लोग भी मारे गए। क्या हुआ था, स्वर्ण मंदिर पे कार्रवाई हुई थी, है ना, काफी नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो कई निर्दोष लोग भी मारे गए। अगला पॉइंट लिखें, इससे सिखों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। और इसकी प्रतिक्रिया में इसकी प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया में समकालीन प्रधानमंत्री की हत्या सिख सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई। कर्मियों के द्वारा 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी, है ना, की गई। अगला पॉइंट लिखें, इसके पश्चात बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भी भड़का, सिखों के विरुद्ध सांप्रदायिक दंगे भी भड़का। और आतंकवादी घटनाओं में भी वृद्धि हुई। वृद्धि हुई 1988 में 1988 में सेना ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया। ब्लैक थंडर चलाया। आप अक्सर सुनते होंगे ना, 84 के दंगे राजनीति में खूब चर्चा में, दिल्ली में हुए थे, रांची में, बोकारो में, ये सब एरिया था जहाँ दंगे खूब हुए थे, और भी देश के अलग अलग हिस्सों में, है ना। आज भी ये बहुत विवाद का विषय है, चुनाव को बहुत प्रभावित करता है ये दंगा। ठीक सेना ने, देखिए, अंततः एक तरफ वार्ता, जैसे लिखेंगे आप, राजीव लोंगोवाल समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता। तो दूसरी तरफ सेना एवं पुलिस की कठोर कार्रवाई, तथा तीसरी तरफ अलगाववादी गतिविधियों को जन समर्थन न होने के कारण न होने के कारण 1990 के दशक के प्रारंभ तक पंजाब में शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई। पंजाब में शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई।
ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई। इस प्रकार जा कर के 95 में फिर चुनाव होगा और चीज़ें बदल जाएंगी, अकाली दल भी सरकार में आएगी फिर, है ना। तब के बाद पंजाब चल रहा है पिछले 30 वर्षों से, ये फिर एक बार पंजाब डिस्टर्बेंस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पीछे का बैकग्राउंड हो गया आपका। डायरेक्ट कोई सवाल आने की संभावना नहीं है, इंटरव्यू वगैरह में कभी आ जाते हैं, बट कुछ घटनाओं को कनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे और कल चर्चा हम लोग करेंगे विदेश नीति पर। ठीक है, आपको जो मैटर दिया गया था वो सब अपलोड किया गया है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, रूसी क्रांति भी अपलोड कर दिया गया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ना। और वो सब भी अपलोड कर दिया गया था, तो मिल जाएगा आपको। नहीं होगा तो दोबारा मैं अपलोड करवा दूंगा। आज मैं सवालों को नहीं ले रहा हूँ, तुरंत मेरी एक दूसरी क्लास भी है, कल फिर मैं आपके सवालों को ले लूँगा क्लास के बाद। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, कल ले लूँगा फिर मैं क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।